पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब लारा को युनजो की एक्स गर्लफ्रेंड का पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। तो युनजो भी फयांग को बाय कहकर बाहर आता है और लारा से पूछता है कि वो पार्टी छोड़कर बाहर क्यों आई है। इस पर लारा कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाओ ना, जिसे तुम हक कर रहे थे। इस पर युनजो कहता है कि वो मेरा पास था और हमारा 2 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया था और अब तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। और इसे घर ले जाने लगता है मगर वो मना कर देती है और कहती है कि तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। इस पर युनजो को भी गुस्सा आ जाता है और वह घर चला जाता है। घर पर युनजो की मम्मी उसे पुरानी फोटोज दिखा रही होती है कि वहाँ पे लारा भी आ जाती है और वो थोड़ा चुप चुप होती है। तो युनजो की मम्मी फौरन ही महसूस कर लेती हैं और इससे पूछती हैं कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना, और इसकी आइज़ रेड क्यों हो रही है। तो वो बोलती है कि शायद मेरी आँख में कुछ चला गया है, और ये कहकर वो उठकर वहाँ से चली जाती है। तो वो युनजो से कहती हैं कि ये इतनी चुप चुप क्यों है, ज़रूर तुमने ही उसे नाराज़ किया होगा। इतने में उनके मोबाइल पर फ्योंग की कॉल आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो अब्रॉड से वापस आ गई है और वो उनसे मिलना चाहती है क्योंकि वो उनके लिए और युनजे के लिए कुछ गिफ्ट लाई होती है। मगर वो बहाना बना देती हैं कि वो भी अभी कंट्री से बाहर गई हुई हैं। फिर वो युनजे से कहती हैं कि यही रीज़न है ना जिसकी वजह से लारा तुमसे नाराज़ है। तो युनजे कोई भी जवाब नहीं देता मगर उसकी मम्मी उसको वार्न करती हैं कि फ्योंग अब दोबारा से उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। रात को जब युनजो रूम में आता है तो लारा नाराज़ होकर करवट बदल कर लेट जाती है। तो युनजो बोलता है कि क्या हुआ, तुम अभी तक नाराज़ हो, जब मैंने तुम्हें बताया है कि वो मेरा पास था और 2 साल पहले ही सब ख़त्म हो गया था, तो फिर भी तुम अभी तक मुझसे नाराज़ क्यों हो। मगर वो कोई भी जवाब नहीं देती। तो वो उसके करीब आने लगता है मगर वो उसे दूर कर देती है और कहती है कि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सोना चाहती हूँ। इस पर युनजो कहता है कि अब तुम किसी तीसरे इंसान के लिए अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब करोगी, मगर वो उससे फिर भी कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन लारा के मोबाइल पर फ्योंग की कॉल आती है और वो उसे मिलने बुलाती है और कहती है कि उसे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है और कुछ बताना भी है। लारा उससे मिलने जाती है तो वो कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ एक सर्वेंट है और तुम भी शादी से पहले एक मैड हुआ करती थी। तो लारा कहती है कि तुमने मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ बुलाया है। तो फ्योंग कहती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि तुम किसी भी तरह युनजो के लिए सूटेबल नहीं हो, इसीलिए बेहतरी इसी में है कि तुम उसे छोड़ दो। इस पर लारा कहती है कि क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी शादीशुदा कपल की खुशियों को ख़त्म करके अपना घर बसाना कितनी गलत बात है। तो इस पर फ्योंग सैड सी शक्ल बनाकर कहती है कि गलत बात तो है, मगर किसी बच्चे को उसके डैड से दूर करना भी तो गलत बात है। इस पर लारा चौंक जाती है। तो फ्योंग कहती है कि 2 साल पहले जब हमारा ब्रेकअप हुआ था और मैं अब्रॉड चली गई थी तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं ये बात युनजो को बताना चाहती थी, मगर फिर उसके कार एक्सीडेंट की खबर मिली। ऐसे में उसकी बेबी को यहाँ लाना मुनासिब ना था क्योंकि युनजो खुद बेहोश था, मगर अब वो अपने बेबी को उसके डैड से दूर नहीं करना चाहती। लारा ये सब सुनकर शॉक रह जाती है। तो वो उसे अपनी बेबी की फ़ोटो भी दिखाती है और अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाती है। ये देखते के साथ ही लारा फ़ौरन वहाँ से चली जाती है और फिर घर जाने के बाद वो अपना सामान पैक करने लग जाती है। इतने में युनजो भी वहाँ आ जाता है और आकर उससे पूछता है कि वो सामान लेकर कहाँ जा रही है। तो इस पर वो कहती है कि उसने डिवोर्स पेपर साइड टेबल पर रख दिए हैं, तुम इस पर साइन कर देना, अब हम साथ नहीं रह सकते। इस पर युनजो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, इतनी छोटी सी बात पर कोई डिवोर्स लेकर घर छोड़कर जाता है क्या, तुम क्यों बात को इतना बढ़ा रही हो। इस पर लारा कहती है कि ये छोटी बात नहीं है, तुम्हारा एक 2 साल का बेबी भी है और तुम इसे छोटी बात कह रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम किसके बेबी की बात कर रहे हो। इस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारा और फ्यांग का बेबी, जो 2 साल पहले जब फ्यांग अब्रॉड गई थी तो वो प्रेग्नेंट थी और अब वो एक बच्चे को उसके डैड से जुदा नहीं करना चाहती। फिर युनजो फ़ौरन से अपने सेक्रेटरी को कॉल करके फ्योंग के बेबी की मुकम्मल डिटेल अभी और इसी वक्त लाने को कहता है। मगर लारा फिर भी जाने लगती है। तो युनजो की मम्मी भी उसको रोकती है मगर वो उनसे बोलती है कि वो खुद भी जाना नहीं चाहती, मगर वो मजबूर है। और इसके जाने के बाद हमेशा की तरह उसकी मम्मी युनजो को डांटने लग जाती हैं और बोलती हैं कि उसे किसी भी तरह जाने से रोको, उसके दम से ही तो हमारे घर में रौनक रहती है। तो युनजो भी उसके पीछे फिर से भागता है और जाकर उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि जाने से पहले मुझे अपनी सच्चाई को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। तुमने तो बस फ्योंग की झूठी बातें सुनकर मुझे सज़ा सुना दी। क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि फ्योंग के साथ रिलेशनशिप के दौरान मैंने कभी भी उसको टच नहीं किया। तो ये बेबी कहाँ से आया। इस पर लारा कहती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, तो मुझे मेरी सच्चाई साबित करने का एक मौका तो दो। फिर वो उसे लेकर फ्योंग के पास आता है जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे बेबी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ला कर देता है।
जिसे देखकर साफ-साफ ये साबित हो रहा होता है कि बेबी का बाप युनज़ू नहीं बल्कि कोई और है। फिर वो फियांग को डाँट कर कहता है कि मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ा-सा सोच तो लिया होता। और फिर वो उससे बोलता है कि मेरी बीवी को सच-सच बताना कि जब हम रिलेशनशिप में थे तो क्या मैंने कभी तुम्हें टच किया? और जब मैंने तुम्हें टच ही नहीं किया तो ये बेबी कहाँ से आया? इस पर वो खामोश रहती है। तो फिर वो बोलता है कि अब चली जाओ यहाँ से और दोबारा से अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तो वो रोने लगती है। तो वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि इसे मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। और इसके जाते ही लारा फ़ौरन से युनज़ू को हक कर लेती है और सॉरी बोलती है और कहती है कि वो शर्मिंदा है इस बात पर कि उसने तुम्हारे बजाय फ़ियोंग की बात पर ट्रस्ट किया। इस पर युनज़ू बोलता है कि ये तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ़ कर देता हूँ, मगर आइंदा से दोबारा ऐसा ना हो। ये सुनकर दोनों ही हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे लारा के पास उसके पेंटिंग स्कूल के क्लासमेट का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि तमाम पेंटिंग स्कूल के क्लासमेट ने एक डिनर रखा है, इसीलिए तुम्हें भी आना होगा। लारा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और आने को मान भी जाती है। फिर वो शाम को डिनर पर जाती है जहाँ पर उसके तमाम क्लासमेट होते हैं। इनमें एक लड़का डैनी भी होता है जो कि किसी ज़माने में लारा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, मगर लारा के गरीब होने की वजह से और एक मेड की बेटी होने की वजह से इसने फ़ौरन से उससे ब्रेकअप करके एक थोड़ी अमीर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था, जो कि हर वक्त अपने पैसों का शो ऑफ ही करती रहती थी। और अभी भी लारा के आने के बाद वो बार बार उसे यही बताई जा रही होती है कि ये रेस्टोरेंट उसके अंकल का है, इसीलिए वो इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा खाना ऑर्डर करेगी। और डैनी भी लारा के सामने बार बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही चिपके जा रहा होता है। फिर इसकी एक दोस्त लारा से कहती है कि हमने सुना है कि तुम्हारी शादी एक बहुत ही रिच मैन से हो गई है। इस पर सभी हंसने लगते हैं। इस पर वही लड़की जो कि डैनी की गर्लफ्रेंड भी थी और अपने पैसों का रोब भी बार बार झाड़ रही थी, लारा को पानी देने के बहाने से पानी खुद ही अपने ऊपर गिरा लेती है। फिर खुद से ही उससे लड़ने भी लग जाती है और उसके मुंह पर एक जोरदार सा थप्पड़ भी मार देती है। इतने में वहाँ युनज़ू भी आ जाता है और आते ही बोलता है कि तुमने मेरी बीवी को थप्पड़ कैसे मारा? तो वो बोलती है कि तुम्हारी बीवी ने मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया है और तुम्हें पता भी है कि ये ड्रेस कितना महंगा है, पूरे 20,000 रुपये का है। इस पर युनज़ू बोलता है कि मैं तुम्हें 20,000 के ड्रेस के 50,000 दूंगा, मगर इसके बदले तुम्हें मेरी बीवी से थप्पड़ के बदले में माफ़ी मांगनी होगी। 50,000 का सुनते ही वो लालची लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है, वो माफ़ी मांग लेगी, मगर पहले डिनर कर लेते हैं। डिनर के लिए ऑर्डर लिखवाते वक्त वही लालची लड़की अपने पैसों का रोब झाड़ने के लिए रेस्टोरेंट के सबसे महंगे खाने ऑर्डर करती है। फिर वो सब लारा से पूछते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, तो वो बताती है कि वो बिजनेसमैन है। फिर वही लालची लड़की फिर से कहने लग जाती है कि पता नहीं लारा तो इतनी गरीब थी तो इसको इतना अमीर हस्बैंड कैसे मिल गया। ज़रूर इसने कोई ट्रिक यूज़ की होगी इतनी मोटी मछली को काबू में करने के लिए। और वह मुसलसल लारा को उल्टा सीधा बोले जा रही होती है तो युनजू से बर्दाश्त नहीं होता और वो उठकर उसके स्कर्ट पर फिर से पानी फेंक देता है कि पहले तो उसके कपड़े ठीक से गंदे नहीं हुए थे, इसलिए उसने अब इसका सूट पूरा ख़राब कर दिया है ताकि वो दूसरा सूट ज़रूर ख़रीदे। इस पर डैनी को गुस्सा आ जाता है और वह युनज़ू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीज़ी करने की। इतने में उस लालची लड़की के अंकल, जो कि इस रेस्टोरेंट के ऑनर भी होते हैं, और साथ में उसके बॉस भी लड़ाई की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते हैं और आकर बोलते हैं कि ये रेस्टोरेंट में लड़ाई क्यों हो रही है। और फिर जैसे ही वो युनज़ू को देखते हैं तो फ़ौरन उसे हाथ मिलाकर कहते हैं कि अरे मिस्टर लू, आप यहाँ कैसे? मिस्टर लू का नाम सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर वह युनज़ू से बोलते हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए, हमारे लिए खुशी की बात है। इस पर युनज़ू बोलता है लेकिन आपके रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ये आपके कस्टमर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो वो गुस्से में डैनी की तरफ देखकर कहता है कि किसने मिस्टर लू के साथ बदतमीजी की है। तो सभी डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि बस यही दोनों बोले जा रहे थे, हम तो खामोशी से खाना खा रहे थे। और फिर होटल का ऑनर उन दोनों के मुंह पर एक एक जोरदार थप्पड़ रख कर देता है और उनसे कहता है कि हमारे रेस्टोरेंट के सबसे बड़े क्लाइंट के साथ बदतमीजी करने की सज़ा के तौर पर आज तुम दोनों को रेस्टोरेंट में आए सभी कस्टमर के खाने का बिल देना होगा और फिर उनके तमाम झूठे बर्तन भी धोने होंगे। युनजो बोलता है कि हाँ, इन दोनों को सबक सिखाने के लिए मेरे ख्याल से ये सज़ा तो काफ़ी होगी। फिर वो डैनी से कहता है कि काफ़ी है ना ये सज़ा, या फिर तुम्हारी कंपनी तुम्हारे बॉस को फ़ोन करके तुम्हें जॉब से भी फायर करवाना है। इस पर वो मिन्नत समाजत करने लग जाता है कि इस पर यह जुल्म ना करना, वो तमाम बर्तन धो लेगा। फिर युनजो लारा को लेकर वहाँ से चला जाता है और गाड़ी में बैठकर युनजो लारा से कहता है कि ये था तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, तुमने इतने चीप लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा था। इस पर वो कहती है कि मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, बल्कि वो ही मेरे हर वक्त पीछे लगा रहता था, और जब मैंने उसे मुंह नहीं लगाया तो उसने मुझे नीचे दिखाने के लिए उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। तो युनजो बोलता है कि सच सच बताना कि क्या तुम अभी भी उसको पसंद तो नहीं करती। इस पर लारा कहती है कि उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़का आया है जिसने उसके दिल पर कब्जा किया हुआ है, और वो लड़का लू फैमिली का हैंडसम युनजू है। युनजू ये सुनकर हंसकर गाड़ी स्टार्ट करने लग जाता है। ऑफिस में युनजू कुछ सोच रहा होता है। उसका मैनेजर पूछता है कि बॉस, कुछ मसला है क्या? इस पर वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि सब लारा को हर जगह बुली करते हैं, हालांकि अब वो इस सिटी की सबसे रिच फैमिली की बहू है। फिर वो उठकर जाने लगता है और उससे कहता है कि उसे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है।
लारा एक आर्ट गैलरी में पेंटिंग देखने आई होती है क्योंकि वहाँ उसके सबसे फेवरेट पेंटर ली चेंग की पेंटिंग की नुमाइश होती है, जिन्होंने 3 साल पहले पेंटिंग करनी छोड़ दी थी और अब 3 साल बाद उनकी पेंटिंग दोबारा से आर्ट गैलरी में आई थी। इतने में वहाँ ली चेंग भी आ जाता है तो उसका फोटोग्राफर उसे कहता है कि आपके साथ फ़ोटो शूट कराने वाली मॉडल तो अभी तक नहीं आई है। इस पर ली चेंग कहता है कि मुझे अभी कहीं जाने के लिए निकलना है और मैं मॉडल के लिए वेट भी नहीं कर सकता। फिर वो लारा की तरफ देखकर कहता है कि हम इस लड़की को मॉडल बनाकर फोटो शूट करवा लेते हैं। ये कहकर वो लारा के पास जाकर उसे अपना नाम बताता है तो लारा कहती है कि मुझे आपकी पेंटिंग बहुत पसंद है। इस पर ली चेंग बोलता है कि फिर आओ और फोटो शूट करवाने में मेरी हेल्प करो। फिर वो इसके साथ फोटो शूट करवाने लग जाता है और फोटोग्राफर बोलता है कि आप दोनों थोड़े से क्लोज होकर फोटो शूट करवाएं। तो ली चेंग एकदम से ऐसा क्लोज होकर पोज देता है जैसे वो दोनों किस कर रहे हों। इतने में वहाँ यूनजे भी अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाता है और वह ये सब देख लेता है, लेकिन लारा को पता नहीं चलता। लेकिन उसे इतना क्लोज फोटोशूट भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। जाते हुए युंजू उसे रास्ते में जाकर रोक लेता है। तो लारा पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? तो युंजू कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। लारा कहती है कि उसकी फेवरेट आइडल की 3 साल बाद पेंटिंग लगी थी, इसलिए वो देखने आई। युंजू बोलता है कि हाँ, पेंटिंग देखने के साथ साथ अपने आइडल के साथ क्लोज होने का मौका भी तो मिल रहा था तुम्हें, वो कैसे मिस कर सकती थी? फिर वो उसे बताता है कि उसने उसका फोटोशूट देख लिया है। फिर युंजू अपने सेक्रेटरी को फोन करके कहता है कि ली चेंग यहाँ से जाने ना पाए, वो इससे मिलना चाहता है। फिर वो लारा का हाथ खींचकर उसे वहाँ से ले जाता है। लारा उसे रोकती है और बोलती है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, उसने अपने आइडल के साथ फोटो ही तो खिंचवाई है। मैं ली चेंग की पेंटिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे उनसे पेंटिंग के बारे में कुछ डिस्कस भी करना है। मगर युंजू उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देता है। गाड़ी में बैठकर लारा उससे बोलती है कि वो घर जाकर उसकी मम्मी को ज़रूर बताएगी कि उसने उससे बुली किया है। तो युंजू बोलता है कि मुझे मेरी मम्मी की धमकी मत दो, वैसे भी तुम्हें मम्मी ने घर ही बुलाया है क्योंकि घर पर मेरे ग्रैंडपा आए हुए हैं तुमसे मिलने के लिए। ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उधर युंजू का सेक्रेटरी ली चेंग के पास जाकर बोलता है कि मिस्टर लू को आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए आप अभी यहीं पर रुके। तो इस पर ली चेंग बोलता है कि मिस्टर लू युंजू ही है ना? तो वो बोलता है कि हाँ। तो ली चेंग कहता है कि युंजू मेरा कज़न है, तो इससे मिलने के लिए मैं उसके घर जा रहा हूँ। उधर लारा और युंजू जब घर पहुँचते हैं तो ग्रैंडपा उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो युंजू को बताते हैं कि ली चेंग भी मुझसे मिलने आया है, अच्छा है इतने सालों बाद फिर से मुलाकात हो गई है। लारा ली चेंग को देखते के साथ ही उससे माजरत करते हुए कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम की वजह से जल्दी आर्ट गैलरी से आना पड़ा। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, युंजू मेरा कज़न है। वे युंजू की मम्मी लारा से कहती हैं कि अब तुम जल्द से जल्द हमें एक अच्छा सा बेबी दे दो क्योंकि इस घर में कोई भी बेबी नहीं है। लारा ये सुनकर शर्माने लग जाती है। फिर वो ली चेंग से कहती है कि वो शुरू से ही उसकी फ़ैन है और उसने उसकी पेंटिंग देखकर ही पेंटिंग करनी सीखी है, तो क्या वो उसको मज़ीद गाइड कर सकता है क्योंकि वो उसे ही अपना आइडल मानती है। तो ली चेंग बोलता है कि ज़रूर। फिर वो उसको पेंटिंग करने के कुछ रूल्स समझाने लग जाता है और ये सब युजनों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मगर अपनी मम्मी और ग्रैंडपा के सामने तो वो लारा को ली चेंग से बात करने से मना नहीं कर सकता था, मगर अपनी जेलिसी को कम करने के लिए वो ड्रिंक करने लग जाता है और जज्बातीपन में वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर जाता है और बेहोश हो जाता है। लारा इसको देखकर फ़ौरन उसके पास आती है और बोलती है कि युंजू का स्टमक बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और डॉक्टर ने उसे ड्रिंक करने से मना भी किया है। फिर ग्रैंडपा लारा से कहते हैं कि तुम युंजू को रूम में लेकर जाओ। लारा उसको लेकर रूम में आती है और रूम के अंदर आते ही युंजू फ़ौरन से होश में आकर लारा से बोलता है कि तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। लारा कहती है कि इसका मतलब है कि तुम बेहोश नहीं हुए थे बल्कि एक्टिंग कर रहे थे और मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो। युंजू बोलता है कि जब तक तुम मेरी एक बात का सच सच आंसर नहीं दोगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो वो बोलती है कि पूछो क्या पूछना है। इस पर युंजू कहता है कि अपना एक्स बॉयफ्रेंड या फिर ली चेंग, तुम्हें इन दोनों में से कौन ज़्यादा पसंद है? लारा बोलती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। इस पर युंजू उसके करीब आने लगता है और कहता है तो तुम मुझे ठीक से नहीं बताओगी, और उसे बेड पर धक्का देकर बोलता है कि ठीक है, जब तुम्हें कोई भी पसंद नहीं है तो फिर आज तुम अपनी वाइफ की ड्यूटीज पूरी करोगी। ये कहकर वो उसके साथ ही बेड पर लेट जाता है। लारा उससे बोलती है कि युंजू तुमने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई है, इसलिए पहले जाकर शावर लो ताकि तुम्हारा नशा उतरे। मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। सुबह को जब युंजू की आंख खुलती है तो देखता है कि लारा बेड पर नहीं है। वो ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आता है तो देखता है कि लारा फ़ोन पर किसी से बात करने में बिजी होती है और इसका मूड भी काफ़ी अच्छा होता है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है तो लारा बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाती हूँ। युंजू कहता है कि मैं अब ड्रंक नहीं हूँ। लारा कहती है कि हाँ, लगता है रात का नशा उतर गया है तुम्हारे सर पर से। तुम्हें कुछ याद भी है कि कल रात तुम्हें क्या हो गया था?
वो बोलता है कि नहीं, मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझे याद करवा दो, और हाँ, सब कुछ डिटेल में बताना और कुछ भी मिस नहीं करना। इसकी बात सुनकर लारा शर्माकर वहाँ से उठकर चली जाती है। लारा अपने दोस्त से मिलने जाती है और उसको बताती है कि वो अपना पर्सनल पेंटिंग स्टूडियो बनाना चाहती है, जहाँ पर वो आज़ादी के साथ अपने शौक को पूरा कर सके। उसकी दोस्त उसे कुछ अच्छी अच्छी जगह बताती है जहाँ पर वो अपना स्टूडियो खोल सके। फिर वो दोनों एक साथ लंच करने का प्रोग्राम बनाती हैं और एक रेस्टोरेंट में गाड़ी पार्क करते हुए उसकी दोस्त की गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी टकरा जाती है, जिस पर गाड़ी का ऑनर बाहर निकल कर आ जाता है और आते ही वो उनसे लड़ने लग जाता है कि उसकी गाड़ी का जितना भी नुकसान उन दोनों ने किया है उसकी पेमेंट करनी होगी। वो दोनों मान जाती हैं तो वो उससे बताता है कि उन्हें उसके 5 लाख देने होंगे। इतने ज़्यादा पैसे सुनकर दोनों परेशान हो जाती हैं और उससे बोलती हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, 5 लाख की तो पूरी की पूरी गाड़ी आ जाती है और तुम हमसे एक लाइट टूटने के इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। इस पर वो बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी गाड़ी बाहर की है और इसका कोई भी पार्ट यहाँ पर नहीं मिलता है, और अगर तुमने मुझे 5 लाख नहीं दिए तो मैं अपने लॉयर को फ़ोन करके तुम दोनों पर केस कर दूंगा। और ये कहकर वो फ़ोन मिलाने भी लग जाता है। इस पर लारा उसे रोक देती है और कहती है कि वो पेमेंट करने को तैयार है। फिर वो युंजो के सेक्रेटरी को फ़ोन करके सारी प्रॉब्लम उसको बता देती है और युंजो फ़ौरन से वहाँ पर आ जाता है। युंजो को देखती हुए आदमी कहता है कि अरे मिस्टर लू, आप यहाँ कैसे? तो वो बताता है कि मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, और ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है। फिर युंजो उससे कहता है कि तुमने गाड़ी की रिपेयरिंग के ज़्यादा पैसे नहीं मांग लिए, तुम 2 लड़कियों को अकेला देकर उनसे खूब पैसे निकलवाना चाहते थे। अब तुम अपने वकील को नहीं, मैं अपने वकील को कॉल करूँगा। ये कहकर वो लारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर लारा को छींकें लग जाती हैं तो वो युंजू से कहती है कि शायद उसको फ्लू हो गया है। वो अपने लिए टी बनाकर लाती है और जैसे ही वो खड़ी होने लगती है वो युंजू पर गिर जाती है। युंजू उसका माथा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो बहुत तेज़ फीवर भी हो रहा होता है। फिर वो परेशान होकर फ़ौरन से डॉक्टर को फ़ोन करके उसे घर बुलाता है, मगर लारा बोलती है कि उसे बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो उससे ब्लैंकेट उड़ाकर अपने करीब कर लेता है। फिर वो उसे रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल रहा होता है कि लारा कहती है कि उसे बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो वो वहीं उसके पास बैठ जाता है। लारा को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके कपड़े चेंज होते हैं और इसने नाइट सूट पहना हुआ होता है। वो सोचती है कि उसे कपड़े किसने चेंज करवाए। वो बाहर आती है तो देखती है कि युंजू बैठा लैपटॉप में बिजी होता है। वो आते ही उससे कहती है कि मेरे कपड़े तुमने चेंज करवाए हैं। युंजू फौरन से लैपटॉप बंद करके उससे कहता है कि वो उस वक्त कंपनी के साथ लाइव मीटिंग में था और इसने आकर उसका सारा काम खराब करवा दिया। तो लारा बोलती है कि मैं तो बस ये पूछ रही थी कि मेरे कपड़े तुमने क्यों चेंज करवाए। इस पर युंजू उठकर उसके करीब आकर बोलता है कि अगर मैंने चेंज करवा भी दिए तो इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है जो तुम इतना शोर कर रही हो। हस्बैंड ही तो हूँ मैं तुम्हारा, मैं नहीं करवाता तो फिर और कौन करवाता। लारा उसे कुछ कहने ही जा रही होती है कि उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी की कॉल आ जाती है, जो युंजू को उसकी बर्थडे विश कर रही होती है। इस पर युंजो बोलता है कि मॉम, हर साल आप ही हमेशा मुझे सबसे पहले बर्थडे विश करती हैं। इस पर लारा को याद आ जाता है कि आज तो युंजो का बर्थडे है और वो भूल गई। तो वो फ़ौरन से किचन में जाती है और युंजो के लिए नूडल्स बनाकर लाती है और उसे बर्थडे भी विश करके उसे अपने हाथ से खिलाती है। मगर युंजो इससे चूँकि बर्थडे भूलने की वजह से नाराज़ होता है, इसलिए उससे कहता है कि मुझे नूडल्स पसंद नहीं है और तुमने अच्छे भी नहीं बनाए हैं। तो लारा कहती है कि अच्छा, फिर मैं अभी जाकर सुपर स्टोर से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लाती हूँ। और फिर वो उससे उसकी बर्थडे भूल जाने पर सॉरी भी करती है, मगर युनसुन नाराज मुंह फुलाकर ही बैठा रहता है। और जैसे ही वो उठकर जाती है तो वो फौरन से नूडल्स उठाकर जल्दी जल्दी खाने लग जाता है और सारे के सारे नूडल्स खा जाता है। सुपरमार्केट में युनसु की पसंद की चीज़ें लारा ढूंढ रही होती है तो वहाँ पर उसे ली चेंग भी मिल जाता है। ली चेंग उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम आजकल बड़ी बिजी बिजी रहती हो और तुमने आजकल पेंटिंग करना भी बंद कर दी है। तो लारा कहती है कि दरअसल वो अपना पेंटिंग का स्टूडियो खरीदना चाहती है, जहाँ बैठकर वो आज़ादी के साथ और पूरे ध्यान के साथ पेंटिंग बनाए, और आजकल वो स्टूडियो के लिए जगह भी ढूंढ रही है, मगर उसे अभी तक कोई भी जगह समझ में नहीं आई। तो लीचेंग कहता है कि तुम मुझे पहले बता देती, मुझे ऐसी बहुत सी जगह मालूम है जहाँ पर पेंटिंग स्टूडियो बनाए जा सकते हैं। मेरे खुद भी कई सारे स्टूडियो हैं, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें एक दो अभी दिखा भी सकता हूँ। लारा खुशी खुशी मान जाती है और इसके साथ चल पड़ती है, और ऐसे वो उसे एक स्टूडियो दिखाता है तो वो जगह भी लारा को समझ में आ जाती है और इसकी प्राइस भी काफ़ी चीप होती है। मगर लीचेंग बोलता है कि जल्दबाजी ना करो और चलो यहाँ बैठकर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर लीचेंग उसे बताता है कि ये जगह उसके दोस्त की है और वो अब्रॉड में शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए वो ये स्टूडियो कम पैसों में सेल कर रहा है। इस पर वो उसका थैंक्स कहती है तो लीचिंग उससे कहता है कि वो इससे इतना फॉर्मल होकर क्यों बात कर रही है, वो युनसू का कज़न है तो हम एक ही फैमिली हुए ना। फिर वो कहता है कि अगर उसे उसका थैंक्स कहना है तो उसके साथ डिनर करना होगा।
उधर युनजो का सेक्रेटरी भी उसे कुछ पेपर लाकर देता है कि आपने अपनी मिसेस के लिए जिस जगह स्टूडियो बनाने का सोचा है ये उस जगह के पेपर्स हैं और वो जगह उनके लिए बेस्ट रहेगी। दरअसल युनजो ने भी लारा को सरप्राइज़ देने के लिए उसका स्टूडियो बनाने के लिए एक जगह को ख़रीदा था और वो उसे सरप्राइज़ देने ही वाला था, इसलिए उसने अभी तक लारा को इस बात का नहीं बताया था। उसका सेक्रेटरी से बताता है कि उस जगह की पेमेंट के लिए ऑनर हमारा रेस्टोरेंट में वेट कर रहा है। उधर लारा भी ली चेंग के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ युनजो भी क्लाइंट से मीटिंग के लिए आया होता है। फिर लेजिंग उसे खाना ऑर्डर करने को कहता है तो लारा बोलती है कि वो डिनर युनजो के साथ करेगी, उसके साथ वो बस कुछ स्नैक वगैरह खा सकती है। लीचेंग बोलता है कि ठीक है। फिर वो उसे अपने उस फोटोशूट की पिक्स दिखाने लगता है जो उन्होंने आर्ट गैलरी में एक साथ करवाया था। फिर वो लारा से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, काश मैं तुमसे पहले मिला होता। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और युनजो ये सब देख रहा होता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो वहाँ जाकर लारा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तुम फिर भी इसके साथ रेस्टोरेंट आ गई। लारा कहती है कि लीचिंग ने मेरे लिए स्टूडियो की जगह अरेंज की है तो मैं उन्हें थैंक्स करने के लिए उनके साथ यहाँ आई हूँ। फिर लीचिंग भी कहता है कि ठीक है, लारा तुम्हारी वाइफ है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इसके साथ बात भी नहीं कर सकता और काश तुमसे पहले मैं इससे मिला होता। ये सुनते ही युनजो फौरन से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है जिससे इसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लारा उसे पीछे हटाती है तो उसको लेकर वहाँ से जाने लगता है, मगर वो कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। युनजो बोलता है कि ठीक है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लारा ली चेंग से सॉरी बोलती है कि इसकी वजह से ये सब हुआ है। इस पर ली चेंग कहता है कि तुम एक बहुत ही समझदार लड़की हो और युनजो बहुत ही जज्बाती इंसान है, चलो आओ हम डिनर करते हैं। इतने में युनजो का सेक्रेटरी आकर लारा से कहता है कि मिस मुझे आपको कुछ बताना है। फिर वो उससे कहता है कि बॉस ने आपके लिए एक स्टूडियो की जगह खरीदी थी और आज वो उसके ऑनर से मिलने ही इस रेस्टोरेंट में आए थे ताकि वो उसकी पेमेंट करके उसके पेपर साइन कर दें और फिर वो आपको बताना चाहते थे। लारा को जब ये सब पता चलता है तो वो ली चंग से फौरन ही एक्सक्यूज करके कहती है कि उसे जाना होगा। फिर वो सीधा युनजो के ऑफिस जाती है जहाँ पर युनजो की सेक्रेटरी उसे किसी भी तरह अंदर जाने नहीं देती और बोलती है कि बॉस के पास कोई भी बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकता। लारा बोलती है कि उसका अंदर जाना बहुत ही ज़रूरी है। इतने में वहाँ उनके ऑफिस की ही एक लेडी आ जाती है और आकर उससे पूछती है कि वो कौन है और मिस्टर लू से क्यों मिलना चाहती है, मगर लारा कहती है कि उसे बस 10 मिनट के लिए अंदर जाना है और वो मिस्टर लू की वाइफ है। इस पर वो लड़की बोलती है कि युनजो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। और ये कहकर वो उस पर हाथ उठाने लगती है कि युनजो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इस लड़की से कहता है कि इससे माफ़ी मांगो क्योंकि जिस पर तुम हाथ उठा रही थी वो लड़की मेरी बीवी है। उसको तो अपने कानों पर यकीन नहीं आता, मगर युनजो के दोबारा कहने पर वो इससे सॉरी कह देती है। फिर युनजो जाने लगता है तो लारा उसके पीछे पीछे जाती है, मगर वो उससे नाराज़ होता है तो लारा उसे मनाने ही तो आई होती है। युनजो अपने ऑफिस का गेट बंद करने लगता है तो वो दरवाज़ा पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती अंदर आ जाती है और उससे कहती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि वो उसके लिए स्टूडियो अरेंज कर रहा है। अगर वो उसे पहले बता देता तो वो कभी भी किसी बाहर के बंदे से हेल्प ना मांगती। इस पर युनजो कहता है कि तुमने अपने हस्बैंड से हेल्प मांगनी चाहिए थी क्योंकि तुम्हारा हर काम करना मेरी जिम्मेदारी है, मगर तुमने मेरे बजाय किसी और से हेल्प मांगी जिस पर मुझे बहुत अफसोस है। इस पर लारा कहती है कि वो गलत ना समझे, इसने लीचिंग को सिर्फ और सिर्फ अपना आइडल माना है और वो इससे हमेशा ऐसे ही मिलती है जैसे कोई फ़ैन किसी सेलिब्रिटी से मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सुनकर वो उसके करीब आने लगता है और उससे कहता है कि पहले की बात और थी, मगर अब वो एक मैरिड वूमेन है और ये बात वो हमेशा याद रखे कि उसका एक आदत हस्बैंड भी है जिसको बुरा लगता है कि अगर वो किसी और लड़के से मिले, और ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो और याद भी रखना। नारा कहती है ठीक है मैं समझ गई और अब वो जा रही है क्योंकि ये ऑफिस है और उसे काम भी होगा। फिर वो बाहर जा रही होती है कि रास्ते में उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड डैनी मिल जाता है जो इसका रास्ता रोककर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है और बोलता है कि वो इससे बहुत ज़्यादा मिस करता है और इससे पूछता है कि क्या वो दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि जब से वो इससे अलग हुआ है बहुत ही परेशान रहता है। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है, मगर लारा इसे फ़ौरन से पीछे हटाकर कहती है कि ना तो मैं तुम्हें पहले अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी और ना ही अब, इसलिए बेहतरी इसी में है कि मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं अब युनजो की वाइफ हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, मगर डैनी को ये अपनी इंसल्ट लगती है और वो बोलता है कि अपनी बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। फिर लारा अपने न्यू स्टूडियो में जो कि उसके लिए युनजो ने ख़रीदा होता है वहाँ खड़ी वो युनजो का वेट कर रही होती है कि इतने में वहाँ पर डैनी आ जाता है और आते ही वो उसके सारे पेपर्स फाड़ना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर चाकू से अटैक कर रहा होता है कि फ़ौरन से युनजो सामने आ जाता है और लारा के हिस्से की चोट खुद ले लेता है और लारा को बचा लेता है। लारा उसे अपनी गोद में लिटाकर रोने लगती है क्योंकि युनजो का खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था और वो बेहोश हो चुका था। फिर इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ युनजो को होश नहीं आ रहा होता तो लारा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इतने में युनजो होश में आ जाता है और इसे पूछता है कि क्या वो उसके मरने के खौफ की वजह से रो रही है, तो लारा बोलती है कि तुमने मेरे हिस्से की मौत को खुद पर क्यों लिया,
तो इस पर युनजो बोलता है कि याद करो, एक दफ़ा तुमने भी मेरी जान बचाई थी और मेरे ऊपर किए जाने वाले अटैक में तुमने मेरे सामने आकर मेरी जान बचाई थी। अब तुम्हारी जान बचानी मुझ पर कर्ज था। वैसे भी मैं तुम्हारे बगैर जीकर क्या करता, हमें साथ जीना चाहिए। फिर दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।